Hey everyone, welcome to तथास्तु ICS. I hope you all are doing good. इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में, और आज का टॉपिक, आज की ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। तो हम देखेंगे कि बिम्स्टेक का फॉर्मेशन कब हुआ, क्यों हुआ, इंडिया के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, किस तरीके से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका इंडिया पार्ट है वहाँ पे इंडिया लीड करके अपने लिए बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कंट्रीज उसके साथ एफिलिएटेड हैं उनके लिए, जो कंट्रीज इस बिम्स्टेक का पार्ट है वो क्यों पार्ट बने हैं, उनके अपने एस्पिरेशंस क्या हैं, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है एक बेटर प्रॉस्पेक्ट, एक बेटर फ्यूचर के लिए। ठीक, कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू हुई थी 1997, जून 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। कल हमने आसियान कवर किया था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आसियान की भी स्थापना हुई थी। तो ये एक तरीके का इकोनॉमिक ब्लॉक है जो जून 1997 में फॉर्मेशन में आया। बिम्स्टेक इनिशियली 4 कंट्रीज के थ्रू बना था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, जून 1997 में। इसलिए इसे BIST EC के नाम से जाना जाता था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बेस्ट इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लेकिन 2-3 महीने बाद सितंबर के महीने में एक और कंट्री जुड़ गया, म्यांमार, जो ऑफिशियली 1998 में इसका फाउंड मेंबर बन गया। तो ब्रॉडली अब हो गए 5 कंट्रीज, एंड इसके बाद 2004 में नेपाल एंड भूटान भी इसका पार्ट बन गए। इवेंचुअली इसका नाम पड़ गया बिम्स्टेक। ठीक, अब इसके फिलहाल करंट मेंबर्स जो हैं वो ये हैं, बैंकॉक बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान, ये 7 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। परमानेंट सेक्रेटरीट इसका ढाका में है, जो कि बांग्लादेश में है। ठीक, एम क्या है, ब्रॉड एम, जब भी इस एम को समझना है, जैसे अभी इस एम को देखें हम, तो इट्स एम इज टू काउंटर द ऑनस्लॉट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय एक्सेलरेटिंग रीजनल ग्रोथ थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन बाय यूटिलाइजिंग रीजनल रिसोर्सेज एंड जोग्राफिकल एडवांटेजेस। ब्रॉड जो एक शब्द यहाँ पे है वो है ग्लोबलाइजेशन। जिस साल में ये इसकी स्थापना हुई, जिस साल ये आया था, वो 1997 का ईयर था। ये वही डेकेड है जब बहुत सारी इकोनॉमीज अपने डोर दूसरी कंट्रीज के लिए खोल रही थी, जब इंडिया ने भी 1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को अपनाया, और वो उसने बड़े स्केल पे, बड़े लेवल पे ग्लोबलाइजेशन को महसूस किया, कैसे दूसरी कंट्रीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट और तेज हमारी कंट्रीज पे पड़ सकता है, उसको महसूस किया। ठीक है, और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको किस तरीके से ये कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अभी खड़ी हो रही हैं, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहती हैं, वो किस तरीके से इसे रोक सकती हैं, या इसके आगे अपनी चीजों को रख के अपने लिए बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। अब जो एक चीज इसे अलग बनाती है बिम्स्टेक को, वो ये है कि इट्स अ सेक्टर ड्रिवन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पेसिफिकली किसी सेक्टर को, किसी पर्पस को एम करके बनाया जाता है कि इस जगह पे काम होगा। शुरुआत में इसके सिर्फ 6 सेक्टर्स थे, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। बाद में इसमें 8 सेक्टर्स और जोड़ दिए गए, और अब टोटल 14 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। ठीक, लेटेस्ट इसमें 2008 में क्लाइमेट चेंज को जोड़ा गया। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है, और किस तरीके से इस वक्त जो बारिश पूरी दिल्ली और मुंबई और हर वक्त हर जगह फ्लैश फ्लड्स और ये सब चीज़ें आ रहे हैं, तो ये तो हमें पता है कि ये एक समस्या है, और 2008 में जोड़ी गई, और ये 14 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। अब 7 कंट्रीज और ये 14 प्रायोरिटी सेक्टर, अब इन्हीं कंट्रीज को ये दिया इनके ऊपर डिसाइड करने के लिए कि वो किस सेक्टर को लीड करना चाहते हैं। तो बाकी कंट्रीज इसे लीड कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, पर हाँ, इंडिया किन सेक्टर्स को लीड कर रहा है ये देख लेना एक बार जरूरी हो जाता है। इंडिया इज अ लीड कंट्री फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। इन सारे सेक्टर्स में इंडिया अपनी लीडरशिप दे रहा है, इंडिया आगे बढ़ के कोशिश कर रहा है कि वो मदद कर सके। इंपॉर्टेंस क्या है बिम्स्टेक का, कि बिम्स्टेक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कि उसकी कई बार न्यूज़पेपर्स में बात होती है, कई बार ये बात होती है कि क्या सार्क अब रिडेंडेंट हो चुका है, बिकॉज उरी में जो अटैक हुआ था उसके बाद ये माना जा रहा था कि पिछले 20-25 सालों में इतना बड़ा इंडियन मिलिट्री पे कोई अटैक नहीं हुआ, और उसके कुछ दिन बाद ही सार्क का मीटिंग होने जा रहा था, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसे कहा गया कि इंडिया इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा, और इंडिया का साथ बाकी सारी कंट्रीज ने भी दिया जो सार्क की मेंबर कंट्रीज थे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। और तब से लेके अभी तक सार्क की कोई मीट नहीं हुई है।
उसी सार्क का एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जा रहा है बिम्स्टेक को, क्योंकि उसमें से अभी बाकी कंट्रीज इसके, सार्क के जो कंट्रीज उनमें से 5 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। तो ब्रॉडली देख लिया जाता है कि इंडिया के परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंस है, बट वैसे बिम्स्टेक की क्या अहमियत है, तो अराउंड 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन दी 7 कंट्रीज अराउंड द बे ऑफ बंगाल विद अ जीडीपी क्लोज टू 2.7 ट्रिलियन। अब ये और ज्यादा बढ़ गई है, 3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक, तो लगभग हर 5वें इंसान से ज्यादा लोग इस एरिया में, इन 7 कंट्रीज में रह रहे हैं, और जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास है करंट फिगर सभी का। A fourth of world's traded goods cross the Bay of Bengal every year। इस बे ऑफ बंगाल एरिया से हर वक्त जो भी ट्रेड का आवागमन होता है, जो भी ट्रेड होती है, उसका 1/4 ट्रेड, लगभग 25% ट्रेड इसी एरिया से होके गुजरता है। इट ऑल्सो ब्रिजेस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड रिप्रेजेंट्स अ रीइंफोर्समेंट ऑफ रिलेशंस अमंग दीज कंट्रीज। कैसे? हमने जब कल आसियान के मेंबर्स देखे थे, तो उसमें वो जो 10 मेंबर्स हैं उनमें से 2 मेंबर्स बिम्स्टेक के पार्ट हैं, थाईलैंड एंड म्यांमार। और जो सार्क के मेंबर्स हैं, साउथ एशियन स्टेट्स, उनके भी ये सारे मेंबर्स बिम्स्टेक के पार्ट हैं, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। तो इनको बना के बिम्स्टेक बन रहा है। तो ये एक तरीके का ब्रिज बना रहा है साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के बीच। I'm sorry. The Bay of Bengal region has the potential to become the epicenter of Indo-Pacific idea, a place इंडो-पैसिफिक आइडिया। हमने कल पढ़ा था कि जब आसियान को हम पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि किस तरीके से चाइना का, साउथ चाइना सी के जो कंट्रीज हैं उनके साथ दिक्कतें हैं, आसियान के जो कंट्रीज हैं उनके साथ दिक्कतें हैं। इसलिए जिस तरीके का मिलिट्री इंटरफेरेंस चाइना करना चाहता है बाकी कंट्रीज में, उस तरीके का इंटरफेरेंस साउथ ईस्ट एशिया में अभी तक नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल राइवलरीज विद एंड मिलिट्री राइवलरीज विद अदर कंट्रीज। तो इंडिया इन चीजों का फायदा उठा सकता है और अपने इंडो पैसिफिक आइडिया को आगे प्रोमिनेंटली पुट कर सकता है। इट्स अ प्लेस वेयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ मेजर पावर्स ऑफ ईस्ट एंड साउथ एशिया इंटरसेक्ट्स। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड रिलेशंस हो या जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी बात हो, वो इस जगह पे आके इंटरसेक्ट करती है। इसलिए इस जगह की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। और इस जगह की अहमियत इतनी है, इसलिए इस पे कनेक्टिविटी की बात की गई है, क्योंकि उस कनेक्टिविटी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में फायदा होगा, उस ट्रांसपोर्टेशन से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, उसी ट्रांसपोर्टेशन से मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स को भी बूस्ट मिलेगा। तो किस तरीके के इकोनॉमिक ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं। सॉरी, थोड़ा गला खराब है, आई होप जस्ट बेयर विद मी। ठीक, तो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इट लिंक्स इंडिया इन म्यांमार। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट एक आया है जो इंडिया से म्यांमार को जोड़ेगा। दूसरा है एशियन ट्राइलेटरल हाईवे, ये कनेक्ट करेगा इंडिया, थाईलैंड एंड म्यांमार को। इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया मोटर व्हीकल्स, ये BBIN, जिसकी वजह से स्मूथ एक ट्रैवलिंग का तरीका हो सके इन 4 कंट्रीज के बीच में, फॉर सीमलेस फ्लो ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो ट्रैफिक। तो ये सारे कनेक्टिविटी के तरीके ढूंढे गए हैं कि अगर ये एरिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस एरिया की कनेक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस एरिया की। बाकी जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि क्या रीजंस हैं कि बाकी मेंबर्स जो 7 कंट्रीज हैं, तो उन सातों कंट्री किसी ना किसी इंटरेस्ट की वजह से इसका पार्ट है। और जियोपॉलिटिक्स में वही जो बार बार आपने एक चीज तो सुनी ली होगी कि ना कोई परमानेंट एनिमी होता है, ना कोई परमानेंट फ्रेंड होता है, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो वो इंटरेस्ट हर कंट्री के क्या है जिसकी वजह से वो बिम्स्टेक का पार्ट बनना चाहता है। तो बांग्लादेश ये चाहता है कि अब वो कोई छोटा कंट्री बन के ना रहे, स्पेसिफिकली अब जब उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, उसका जीडीपी ग्रोथ जो है वो अच्छा है, वहां से एक्सपोर्ट जो है वो क्लोथ और इन सब के काफी ज्यादा अच्छे हैं। हालांकि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनके एनवायरनमेंट और उनके वाटर पे पड़ रहा है, BBC की एक रिसेंट डॉक्यूमेंट्री आप जरूर देखना। तो बांग्लादेश व्यूज बिम्स्टेक एज अ प्लेटफॉर्म टू पोजीशन इटसेल्फ मोर देन जस्ट अ स्मॉल स्टेट ऑफ बे ऑफ बंगाल, और वो अपना एक रोल चाहता है, अपना एक स्टे चाहता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एटलीस्ट एशिया में। श्रीलंका sees it as an opportunity to connect with Southeast Asia and serve as a subcontinent's hub for wider Indo-Pacific regions। बड़े Indo-Pacific regions में
एक हब की तरह, क्योंकि उसकी जो जिस जगह पे वो लोकेटेड है श्रीलंका, उसकी कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया से मतलब अभी उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन बहुत अच्छी हो सकती है। और वो एक हब की तरह चाहता है कि ऊपर इंडिया से लेके यहाँ साउथ ईस्ट एशिया और अगल बगल की कंट्रीज उसे एक स्टेशन की तरह यूज करें। नेपाल और भूटान दोनों लैंडलॉक कंट्रीज हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम अपने लैंडलॉक नेचर को, अपनी इस कमजोरी को एस्केप करें, इस चीज का पार्ट बनते हुए, बिम्स्टेक का पार्ट बनते हुए। म्यांमार और थाईलैंड अपनी मार्केट बढ़ाना चाहते हैं। Connecting more deeply with India would allow them to access a rising consumer market, at the same time balance the Beijing। एक तरफ वो अपनी मार्केट बढ़ाएंगे इंडिया का पार्ट बनते हुए, क्योंकि इंडिया में लोग इतने हैं तो मार्केट बढ़ी है, और उनको एक ऑप्शन मिलेगा कि वो बीजिंग के ऊपर पूरी तरीके से, चाइना के ऊपर पूरी तरह से रिलाई ना करें और इंडिया का भी पार्ट बन जाए, इंडिया का भी पार्ट हो सके। और इंडिया के लिए स्टेक, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस सेक्टर की, तो उसके जो स्टेक्स हैं वो और ज्यादा बड़े हैं। क्या सिग्निफिकेंस है बिम्स्टेक की इंडिया के लिए? तो नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी हमने अपनाई है उसके लिए बिम्स्टेक की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो या कोई भी आपका आइडिया हो, इस बात से हम सब एग्री करने लगे हैं अब, या करते हैं, जो इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बोली है कि हमारे पड़ोसी तो हमें, उनके साथ हमें बना के ही रखनी है। हम अपने दोस्त चुन सकते हैं, अपने दुश्मन चुन सकते हैं, बट अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते हैं। तो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को ध्यान में रखना है हमें। प्राइमेसी टू द कंट्रीज इंटरमीडिएट पेरिफेरी, जो भी कंट्री के इंटरमीडिएट, जो भी कंट्री के अगल बगल, इंडियन कंट्री के अगल बगल जो भी स्टेट्स हैं उनके साथ हमारी अच्छी तरीके से बननी चाहिए, जो नेशन स्टेट्स हैं। सेकेंडली, एक्ट ईस्ट, जो लुक ईस्ट को हमने 2014 में एक्ट ईस्ट बनाया है, उस एक्ट ईस्ट में बिम्स्टेक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो एक ब्रिज का काम करेगा। एक्ट ईस्ट को मजबूती देने के लिए हमने आसियान के साथ जो किया है वो तो हम कर ही रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और ये सारी चीज़ें, हालांकि हुई थी, अब पीछे हुआ, और वो सारी चीज़ें तो हो ही रही है। लेकिन अगर हम बिम्स्टेक को भी जोड़ लेते हैं तो वो जो ब्रिज की बात हुई, जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में कनेक्टिविटी का काम करेगा, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इससे और ज़्यादा बल मिलेगा। इट विल कनेक्ट इंडिया विद साउथ ईस्ट एशिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स बाय लिंकिंग देम टू द बे ऑफ बंगाल रीजन वाया बांग्लादेश एंड म्यांमार। और आज के टाइम पे, आज के करंट सिनेरियो में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-4 साल में हमें नॉर्थ ईस्ट से कुछ बुरी खबर सुनने को मिल रही होती है, चाहे कभी वो नागालैंड से आ रही होती है, उससे पहले भी अभी 7-8 साल पहले मणिपुर में क्राइसिस हुआ था, और अब तो फिर मणिपुर बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा संघर्ष के बीच में जूझ रहा है, और वहाँ पे जो एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों का एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन ये माना जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अगर आए तो शायद इसकी तरफ लोगों का ध्यान कम जाए, अगर उनको लगे कि उनका वे ऑफ लिविंग, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो रहा है। मणिपुर से थोड़े टाइम के लिए अब बगल के मिजोरम तक चला गया था ये जो पूरा क्लैश था। तो इसलिए हमें जो अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा खुशहाल रखने के लिए, उनकी ज़्यादा देखभाल करने के लिए, और उनका वे ऑफ लिविंग ज़्यादा अच्छा हो, उसके लिए बिम्स्टेक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिम्स्टेक एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। ठीक। It allows India to counter China's creeping influence in countries around the Bay of Bengal due to spread of its Belt and Road Initiative। ये BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से चाइना किस तरीके से अपने अड़ोस पड़ोस, यहाँ अड़ोस पड़ोस ही नहीं, अब अफ्रीकन कंट्रीज और इन सारी कंट्रीज तक भी पहुंच रहा है, और कैसे वो अपनी ये डेड डिप्लोमेसी के चक्कर में दूसरे कंट्रीज के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है, अपना अपना डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश करता है। तो इस इन तरीकों से, बिम्स्टेक और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से चाइना को काउंटर करने में बहुत मदद मिलेगी, और ये एक रियलिटी है। चाहे हम क्वाड का मेंबर जो बने हैं उसके लिए, चाहे हम नाटो प्लस की जो बात चल रही है उसके लिए, चाइना एक राइजिंग सुपर पावर है। चाइना से अमेरिका को बहुत दिक्कतें हैं, और चाइना और इंडिया का, चाहे वो डोकलाम का इशू हो, या चाइना और इंडिया का जो अभी कोविड के टाइम पे जो इशू आया जहाँ पे बॉर्डर क्लैशेस में कई जवानों की मौत हुई, तो उसे काउंटर करने की ज़रूरत है। इवन हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने भी कहा है कि ये ब्रॉडली, मतलब उतनी ग्रीन इमेज, इतनी ग्रीन पिक्चर है नहीं जितनी कई जगहों पे दिखाने की कोशिश की जाती है। हमारी बॉर्डर्स पे कुछ कुछ टेंशन चाइना के साथ है ही हमारी। इसीलिए जो वे फॉरवर्ड है उसमें भी जैसे इंडिया के लिए स्टेक ज़्यादा है, तो आगे चीज़ें बेहतर करने के लिए इंडिया का रोल भी ज़्यादा होना चाहिए। कई बार कहा जाता है ना कि
एक टीम का कैप्टन कौन बनता है? महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन इसलिए बने क्योंकि वो उस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, सबसे अच्छे वेल परफॉर्मिंग प्लेयर थे। उसी तरीके से इस टीम के बिम्स्टेक के भी वेल परफॉर्मिंग प्लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इंडिया ही है। तो इंडिया विल हैव टू टेक अ लीडरशिप रोल इन assigning any apprehensions among the smaller members in avoiding जो भी उनके apprehensions। कई बार बोला जाता है कि जो बिग ब्रदर का रोल जो बड़ा स्टेट है, जो बड़ा नेशन स्टेट है, वो अपनाता है, छोटे नेशन स्टेट्स को, छोटे कंट्रीज को दबाने की कोशिश करता है। तो ऐसा ना करे इंडिया। इस चीज़ का ध्यान रखे कि बाकी स्मॉलर कंट्रीज जो इसके साथ जुड़ी हैं, जो अपनी अपनी अपने अपने आइडिया के साथ जुड़ी है, नेपाल भूटान जुड़े हैं कि वो अपने लैंडलॉक कंट्री के जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व कर सके। श्रीलंका जुड़ा है कि जिस इकोनॉमिक बर्डन, जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से वो अभी जूझ रहा है, हालांकि जुड़ तो पहले गया था, लेकिन अब वो और ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि अगर किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो किसी हब की तरह उसका इस्तेमाल किया जा सके इस रीजन में, इस इंडो पैसिफिक रीजन में, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। म्यांमार और थाईलैंड अगर चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करके इंडिया की तरफ आ पाए तो ये तो म्यांमार, थाईलैंड के लिए भी और इंडिया के लिए भी, दोनों के लिए ही अच्छी बात होगी, विन विन सिचुएशन होगी। तो इंडिया अपने साथ साथ दूसरे कंट्रीज को भी, और ये विन विन सिचुएशन जितनी ज़्यादा क्रिएट हो पाए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इंडिया शुड स्ट्राइव टू फैसिलिटेट अ ग्रेटर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, BBIN की हमने बात की, ऐसे और इनिशिएटिव्स की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय लोअरिंग बैरियर्स टू द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड द गुड्स। और इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इनकी मीटिंग भी जो दिक्कतें हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी के अलावा, एक ये भी है कि ना कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ना बहुत कॉन्टिन्यूसली बिम्स्टेक की मीटिंग्स होती हैं। तो चार्टर हालांकि अगले 2-3 साल में जब ये बना था 1997 तो ये तभी साइन हो गया था कि किस किस तरीके से मिलेंगे, पर वो उतना ज़्यादा कंटिन्यूसली पुश किया नहीं जा पाया। तो इस पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी तरफ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इन कंट्रीज़ के बीच में साइन हो पाए, ऑब्वियसली अपनी अपनी अप्रहेंशंस को एड्रेस करते हुए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदर एरियाज ऑफ द फोकस, बिम्स्टेक शुड फोकस मोर in the future of new areas such as blue economy, digital economy, and promoting exchanges and links among the startups, micro, small, medium enterprises। startup और MSMEs पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए जिससे कि वो आगे आने वाली इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट कर सके, और इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी पे फोकस किया जा सके। अभी आज के ही न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ है कि जो साउथ अफ्रीका के मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ब्रिक्स मीटिंग जो होगी वो एक वाटरमार्क मूवमेंट होगा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में। इसे हम कवर करने की जल्दी से जल्दी कोशिश भी करेंगे। और वो क्यों है? क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो अपना डिजिटल करेंसी लाने की कोशिश में है, और वो लाना, अब चीज़ें ऑलमोस्ट फाइलेंट हो चुकी है जिससे कि डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसे कम किया जा सके। हमने एक डी डॉलराइजेशन के ऊपर भी वीडियो बनाया है, उसको भी जाके आप देख सकते हो कैसे क्यों दुनिया डॉलर की तरफ से मूव करना चाहती है, क्यों दुनिया डॉलर के ऊपर अब उतना भरोसा नहीं कर रही है, यूएस के ऊपर उतना भरोसा नहीं कर रही है। तो अगर ये अपनी इकोनॉमी को, हालांकि अभी इसमें बिम्स्टेक बहुत पीछे है, पर अगर इंडिया इसे लीड करे, इंडिया डिजिटल इकोनॉमी को लीड कर रहा है यूपीआईज और इन सारी चीज़ों के थ्रू, तो अगर इंडिया इसमें आगे पुश करता है और किसी तरीके से बिम्स्टेक भी किसी ब्रिक्स प्लस का पार्ट बन पाए, या किसी अलग से जहाँ पे इकोनॉमिक इंटरकनेक्टिविटी और ज़्यादा हो सके और जहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी और ज़्यादा हो सके, वो कर सके इंडिया, तो ये नॉट सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, बाकी सारे कंट्रीज़ के लिए भी जो इसके पार्ट है उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा और फ़ायदेमंद होगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। मिलते हैं अगली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अंटिल देन टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।